जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 7 से 8 बजे तक जो है सुबह में करंट अफेयर का सेशन हमारे यूट्यूब चैनल OMT कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर चलता है। तो प्रतिदिन के भांति आज भी जो है आप सभी लोगों को जो है अच्छे अच्छे न्यूज़ों का निचोड़, जिसका जो है एग्ज़ाम से वास्ता हो उस प्रकार के मैटर को इसमें डाला गया है। और ये जो है 25 से 27 तक का न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया गया है। तो आप सभी लोग इस सेशन का आनंद लीजिए और आनंदित होइए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़िए और रिवीजन का कोई चिंता नहीं करने का है, क्योंकि हम प्रतिदिन जब भी उससे संबंधित कोई भी ऐसा मैटर होता है उसको हम रिवीजन करवा ही देते हैं, समझे कि नहीं। उसमें कुछ ना कुछ स्लाइड डाला होता है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए बिना विलंब किए हुए आज जो है हम लोग 26 से 27 तारीख का जो ये, पहले मैं अपना पेन ले लेता हूँ, न्यूज है आज उसको हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 26-27 का यहाँ जो न्यूज है, जनवरी 2026। कुछ यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा जो न्यूज की चीज़ है यहाँ पे, ये भी और ये सब भी, एक्सटेरा रोबोटिक, ये सारा। तो आज हम लोग चलते हैं जो भी न्यूज है उसके पहले न्यूज पे कि पहला नंबर ये प्रीवियस क्लास का जो है ये क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है। जो ये कौन सा क्लास का है, तो प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है। ये कई बार हम बताए हैं कि आपको ये जो है प्रश्न पूछ सकता है। तो इसको जो है प्रतिदिन हम लोग प्रीवियस क्लास के जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करते हैं, उसको आज भी हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन है यहाँ कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, और अब जो है भारत पासपोर्ट धारक कितने देशों में इसका वीजा जो है फ्री है। समझ में आया कि नहीं। तो पूछ रहा है कि हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान पूरे विश्व में कौन है। तो यह है 80वां। पिछले बार कितना था, तो 85 नंबर पे था। इस बार 5 स्थान जो है इसका जो है बढ़ोतरी हुआ है। तो इसका रैंकिंग कितना हो गया, 80वां। लेकिन इसके कितने देशों में वीजा फ्री है, तो 55। कितने देशों में, 55। और ये हमने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी बिहार के एग्जाम से या भारत के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, ये सारे एग्जाम्स के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इसको एकदम गांठ बांध करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इंडेक्स से एक क्वेश्चन पूछता ही है कि भारत का मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कौन सा स्थान है। समझ में आया कि नहीं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब आज ये हम लोग का आज का जो है पहला यहाँ पे करंट अफेयर का जो ये क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक, मतलब एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बिहार समग्र रूप से कौन से स्थान पे है। हम पिछले क्लास में एक प्रश्न डाले हुए थे कि जो है एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में जो है भारत में पहला स्थान पर कौन है, तो महाराष्ट्र। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बिहार कौन से स्थान पे है। तो इसका सही प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16वें स्थान पे है। बिहार का अपना कौन सा स्थान है, 16वें। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्यात, यहाँ देखिए निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान है, तो कितना है, 16वें। निर्यात तत्परता सूचकांक का मतलब होता है कि निर्यात करने में कितना अधिक तत्पर है कोई राज्य। समझ में आया कि नहीं। मतलब अपने यहाँ उत्पादित या उत्पादन जो भी होता है वस्तु, जो भी पदार्थ, उसको अपने मतलब राज्य से कहीं किसी और जगह पे निर्यात करने में कितना अधिक भूमिका निभाता है, और देश के जीडीपी में इसका क्या अपना रोल है। समझ में आया कि नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा कि बिहार का स्थान कितना है, 16वां। हम पिछले बार भी ये बात बता दिए हैं कि नीति आयोग द्वारा ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो नीति आयोग द्वारा। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा। और राज्यों के निर्यात क्षमता और तैयारी का आकलन करता है। राज्य कितना निर्यात करता है, इसके क्षमता का क्या करता है, आकलन, के अपने सामान को अपने स्थान से दूसरी जगह बेचने में कितना इसका अपना क्षमता है। समझ में आया कि नहीं। इस इंडेक्स में नीति, बुनियादी ढांचा, व्यापार समर्थन
और निर्यात इकोसिस्टम निर्यात प्रदर्शन जैसे मानकों को शामिल किया गया है। और देखिए ये निर्यात तत्परता सूचकांक में क्या क्या देखा जाता था। पहला तो कि नीति, कि इसका निर्यात में अपना नीति कैसा है पहला। दूसरा बुनियादी ढांचा, मतलब अवसंरचना को भी देखता है कि आंखें निर्यात करने के लिए कौन कौन से इनके पास ढांचा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं है, मतलब रोड व्यवस्था है या नहीं है, बढ़िया समझ में आए कि नहीं, बाजार है कि नहीं है। व्यापार समर्थन भी, कि लोग भी इनके जो व्यापार जो भी वस्तु है उनको बेचने के लिए खरीदने के लिए व्यापारी कितने अधिक उसमें रुचि रखते हैं, समझ में आए कि नहीं। कहीं मांग होगा विश्व भारत के और भी कोने में, मान लो कि किसी बिहार के चीज़ों का अधिक से अधिक मांग होता है, अधिक से अधिक व्यापारी खरीद करके उसको दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे, समझ में आया कि नहीं। निर्यात इकोसिस्टम कैसा है, निर्यात प्रदर्शन किस प्रकार का है, मतलब निर्यात में इनका अपना प्रदर्शन कैसा है। यह सूचकांक वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया था, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि निर्यात जो है तत्परता सूचकांक प्रारंभ कब किया गया था, जबकि है न्यूज में अभी, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि प्रारंभ कब किया गया था, तो 2020 में। कोई दिक्कत, कब जारी किया गया, मतलब पहली बार जारी किया गया था 2020 में। और जो है इसका अभी का जो है ये चौथा संस्करण है, जो अभी जारी किया गया है उसमें कौन सा संस्करण है, ये चौथा। इतना बात याद रखिएगा। सूचकांक में बिहार ने समग्र रूप से कौन से स्थान प्राप्त किए हैं, तो 16वां स्थान। तो बिहार का कौन सा स्थान है, 16वां। अब देखिए बिहार का कौन कौन सा ऐसा चीज है जो निर्यात किया जाता है, तो निर्यात करने वाले में है कि पेट्रोलियम उत्पाद जो है बेगूसराय में होता है, ये भी निर्यात किया जाता है बिहार से दूसरे जगह। मांस और अरिया का मक्का जो है बिहार से मतलब किया जाता है निर्यात दूसरे जगह पे। भागलपुर का रेशम, मधुबनी पेंटिंग, जर्दालू आम, समझ में आए कि नहीं, सारे के सारे चीज क्या किया जाता है, निर्यात। अभी देखो बड़े राज्य जो निर्यात में है वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। समझ में आया कि नहीं। तो इतने राज्य आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवें पे आंध्र प्रदेश। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है निर्यात में। अब बोल रहा है कि छोटे राज्य या पूर्वोत्तर राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन जो है अभी अग्रणीय है। छोटे राज्यों में देखे तो ये तो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है, लेकिन छोटे राज्य पूर्व उत्तर राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन जो है इस मतलब इसका बढ़िया स्थान है, तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा। ये छोटे छोटे राज्य हैं, इनके भी निर्यात अपना व्यवस्था जो है क्या है, अच्छा है, बढ़िया है। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक बार कई बार क्वेश्चन इससे देखिए प्रश्न से क्वेश्चन कई बार बनाता ही बनाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे कि नीति आयोग क्या है, और इससे सारे के सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि आखिर नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का आयोग है जो भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया है। एक नया संस्था है जिसमें योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। जब योजना आयोग को भंग कर दिया गया तब इसको गठित किया गया था 1 जनवरी 2015 में। मोदी जी के सरकार 2014 में बना उसके बाद। यह संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, तो सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करना। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी जो है अध्यक्ष या चेयरपर्सन किन्हें कहा जाता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। चाहे जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही इसका अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष हैं कि जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए चेयरपर्सन तो नरेंद्र मोदी जी हैं जो 26 मई 2014 से ही पदेन अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष अभी कौन है, जो जिनको बोलते हैं वाइस चेयरपर्सन, तो ये है सुमन के बेरी। कौन है, सुमन के बेरी, ये 2022 से हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनको हम लोग CEO बोलते हैं, तो BVR सुब्रमण्यम है, और ये 20 फरवरी 2023 से हैं, अब तक हैं। मतलब अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, सुमन के बेरी क्या है, उपाध्यक्ष हैं,
और BVR सुब्रमण्यम CEO हैं किसके, तो नीति आयोग के। नीति आयोग का काम क्या है, अपना एक अलग अलग स्तर पर योजना बनाना और उस योजना का कुछ ना कुछ लक्ष्य तय करना और उस लक्ष्य को प्राप्त करना। समझ में आया कि ना, उसके तहत से देश का विकास करना, उन्नति करना। तो इतना बात आप लोगों को ध्यान में हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के तहत अभी राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया नई दिल्ली में। कहाँ पे मनाया गया, नई दिल्ली में। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो नई दिल्ली में। इतना बात ध्यान में रहना चाहिए, यहीं से प्रश्न बनाएगा। मैं प्रधानमंत्री के समक्ष, मतलब वहां पे प्रधानमंत्री थे, उनके समक्ष वंदे मातरम के सामूहिक गायन के लिए पटना बिहार की किस युवती को विशेष गायन मंडली में चुना गया है। मतलब पटना की कौन ऐसी एक लड़की है या युवती है जिसे वंदे मातरम के सामूहिक गायन में उसका चयन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिमा मौर्य। महिमा मौर्य, समझ में आया कि नहीं, महिमा मौर्य। ये बात ध्यान में रखिएगा। इस सारे के सारे पटना के ही हैं, सारे के सारे ये तीनों के तीनों कहाँ गए, पटना के। ये सिर्फ जो है आनंद कुमार गुमा ये कैमूर के हैं। और ये सभी लोग कहाँ, यहाँ जो दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में इन चारों लोगों को चयनित किया गया था, चयन किया गया था किसी न किसी अलग अलग क्षेत्रों में। समझे कि नहीं समझे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया और जिसमें बिहार के कई युवाओं ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग और अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। यहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में उन्होंने उन लोगों ने भूमिका निभाया और भी अन्य प्रकार की प्रतियोगिता थी जिसमें भी वो लोग भाग लिए हैं। जैसे इसमें देखिए सम्मानित एवं चयनित युवा कौन कौन थे, तो यहाँ देखिए पार्थ कौशिक। पार्थ कौशिक पटना के रहने वाले हैं और ये देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया और प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति की। और पार्थ जो है, पार्थ कौशिक ये भी पटना के रहने वाले हैं और देश में दूसरा स्थान प्राप्त करके प्रधानमंत्री के सामने इन्होंने अपना अ, जो है कला को पेश किया। महिमा मौर्य ये भी पटना के रहने वाली है। प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम के सामूहिक गायन के लिए विशेष गायन मंडली में इन्हें क्या किया गया था, चुना गया था। तो महिमा मौर्य कहाँ के रहने वाली है, पटना। समझ में आया कि ना। वंदे मातरम विशेष मंडली में इनका क्या किया गया था, चयन। ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ है आयुष आर्या, तो ये भी पटना के रहने वाले हैं जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत नवाचार और युवा नेतृत्व पर प्रस्तुति दी। और इन्होंने बताया कि नवाचार मतलब नए ढंग से देश को या किस ढंग से देश को चलाया जाए और युवा जो है देश को किस प्रकार से एक नए मार्ग पर लेकर के चल सकते हैं जो विकास का मार्ग हो। समझ में आया। इस पर इन्होंने अपना प्रस्तुति पेश किया। यहाँ देखिए अब यहाँ है आनंद कुमार गुप्ता कैमूर से। ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। तो इन्होंने विकसित भारत में ये बिहार का क्या किए थे, प्रतिनिधित्व किए थे। अब देखिए मोहम्मद रेहान अहमद, प्रिया स्नेहा, दीपक गुप्ता, आदित्य सौरभ, पूजा भार्गव विकसित भारत चैलेंज ट्रैक के तहत चयनित हुए थे। और ये जो किस में चयनित हुए थे, तो विकसित भारत चैलेंज ट्रैक में इन्होंने इनको क्या किया गया था, चयन किया गया था, मतलब चुना गया था। कौन कौन थे, मोहम्मद रेहान अहमद, प्रिया स्नेहा, दीपक गुप्ता और आदित्य सौरभ, पूजा भार्गव। कोई दिक्कत नहीं ना। इतना बात ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक कि निम्नलिखित कथन पे क्या करें, विचार करें। पहला कथन यह है कि पैक्स सिलिका, यहाँ देख रहे हैं पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई रणनीतिक पहल है। तो ये सही है कि अमेरिका के ही
मतलब अ, नेतृत्व में शुरू की गई रणनीतिक पहल है। दूसरा यह है कथन कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है एआई और सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स मतलब सिलिकॉन चिप्स की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। यह भी सही है कि जो सिलिकॉन चिप्स है उसको जो है वैश्विक स्तर पर उसको जो उसका जो चैन है मतलब एक जगह से दूसरे जगह उससे 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 अलग अलग जुड़ा हुआ है कि पहुंचाने के लिए भी या उसके उपयोगिता को लेकर के उसको सुरक्षित करने के लिए यह नीति चलाया गया है। और तीसरा यह है कि भारत को इस गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इसका भी घोषणा जो है अमेरिकी राजदूत जो भारत में नियुक्त है उन्होंने किया है। ये भी सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा DABC। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैक्स सिलिका किसके नेतृत्व में चलाई गई रणनीति है, तो अमेरिका। और यह एक प्रकार का क्या है, तो एआई और सेमीकंडक्टर की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित करने वाला एक नीति है। इसका पूर्ण सदस्य भारत है या नहीं है, तो है, अभी इसको नियुक्त किया जाना है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए कि पैक्स सिलिका एक स्ट्रेटेजिक पहल है जिसमें अमेरिका ने एआई और सेमीकंडक्टर की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए दिसंबर 2025 में शुरू किया था। और ये सेमीकंडक्टर जो चिप्स है आज आज के आधुनिक बहुत सारे कंप्यूटर में चिप्स के रूप में उसका जो है चिप चिप जो होता है तो उसका उपयोग किया जाता है उसको बनाने के लिए। तो इसके चयन को सुरक्षित करने के लिए एक पहल बनाया है। और इस पहल का मकसद है तकनीकी और औद्योगिकी सुरक्षा सुनिश्चित करना ताकि सिलिकॉन चिप्स और एआई तकनीक पर निर्भर देशों की आपूर्ति सुरक्षित रहे। और यह बात सुनिश्चित करना है या सुरक्षा प्रदान करना। देखो पहले तो तकनीकी और औद्योगिकरण में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। तो यदि यह इसका जो है चयन सुरक्षित हो जाएगा मतलब लेन देन या किसी और जगह पे पहुंचाना, तो वे सब क्षेत्र भी क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए जनवरी 2026 में अमेरिका ने नौ अमेरिका के जो 9 नियुक्त राजदूत हैं जिनका नाम है सर्जियो गोर। अमेरिका के जो राजदूत हैं कहाँ हैं, भारत में नियुक्त हैं, उनका नाम क्या है, सर्जियो गोर। कोई दिक्कत? प्रत्येक देश का एक राजदूत प्रत्येक देश में रहता ही है। कोई दिक्कत है कि नहीं ना है? तो देखिए कि भारत को इस गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। और इन्होंने ही घोषणा किया है, सर्जियो गोर जो अमेरिका के राजदूत हैं, कि भारत को भी इस गठबंधन में पूर्ण सदस्य शामिल किया जाएगा। जब भारत की भागीदारी तकनीकी आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगी और वैश्विक एआई सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की भूमिका बढ़ाएगी। और इसमें भी भारत जो है एआई के क्षेत्र में वृद्धि करेगा, तकनीक के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। समझ में आएगा? और वैश्विक स्तर पर अपना एक नया रूप लेकर के उभर करके आएगा। समझ में आया? वर्तमान समय में शुरुआत में इसका कितने अभी सदस्य हैं, 9, जिसमें अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद फिर 10वां नंबर का देश बनने जा रहा है अभी भारत। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो अभी कितना देश है, 9। अब देखिए यहाँ पे एक और मतलब प्रश्न है। ये बात अभी न्यूज में बहुत बार था कि अमेरिका ने, यहाँ देख लीजिएगा कि अमेरिका ने हाल ही में भारत की पहली जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है या सौर संगठन है सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की क्या कर दी है, घोषणा। और ये भारत द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसमें से देखो ये 66 में से हटा ना, 66 संगठन से, उसमें से 31 संस्थाएं तो जो है यूएनओ का है, मतलब राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र का है। और 35 जो है गैर यूएनओ संगठन है, जैसे कि ये यूएनओ का संगठन नहीं है तो वो है। व्हाइट हाउस के अनुसार ये संगठन अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं है और यह जो है अमेरिकी राष्ट्रीय हित, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि एवं संप्रभुता के विरुद्ध कार्य करते हैं। और अमेरिका के जो व्हाइट हाउस जिसको बोलते हैं वहाँ के एक संसद भवन है, जैसे हमारे पास संसद भवन है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ के भी एक भवन है जैसे हम लोग संसद भवन बोलते हैं, वहाँ पे उसको उसी भवन को क्या बोलते हैं, व्हाइट हाउस। कोई दिक्कत?
और उस व्हाइट हाउस में बैठे मेंबरों का ऐसा कहना है कि ये जितने भी संगठन हैं ये अमेरिका के संप्रभुता, आर्थिक सुरक्षा, समृद्धि, वृद्धि इन सबों के लिए क्या है, लाभदायक नहीं है, बल्कि वो हानिकारक साबित हो रहे हैं। इसलिए हम उन संगठन के साथ क्यों रहें, हट जाते हैं बाहर। वास्तविक बात यह है कि अमेरिका चाहता है, या अमेरिका के जो भी अ, बुद्धिजीवी हैं, जो भी वहाँ पे अभी नेतृत्व कर रहे हैं अमेरिका को लेकर के, तो वे उन लोगों का मानना है कि अमेरिका के नीति के तहत विश्व के जितने भी संगठन हैं वो चलने चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको हम लोग बोले हैं अभी, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, और यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2015 में फ्रांस के सहयोग से अस्तित्व में आया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब या संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो 2015 में। किसके सहयोग से? तो फ्रांस के सहयोग से। कोई दिक्कत? और वर्तमान में इसके लगभग कितने हैं? 100 से अधिक सदस्य हैं। और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कितने सदस्य हैं, सदस्य देश हैं? तो 100 से अधिक। सिर्फ 100 भी ऑप्शन में दिए हुए थे, लेकिन क्या होगा, 100 से अधिक, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा को क्या करना है, बढ़ावा देना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ देखिए, हाल ही के, यदि देख लीजिएगा कि हाल ही के कुछ महीनों में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियों पर लगातार पक्षपात और इजराइल विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया। और एक और देश है अभी वर्तमान में, इजराइल भी बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी अपना नीति है वो इजराइल विरोधी नीति है। इसलिए हम यह घोषणा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की किसी भी संस्था में हम सदस्य नहीं रहेंगे, ना उनसे जुड़ करके रहेंगे, हम अपना अलग मतलब नीति से अपने कार्य को करेंगे। समझ में? तो इजराइल जो भी है, यूएनओ का जो है, यूएनओ के बहुत सारे 6-7 संस्थाओं को छोड़ने वाला देश अभी वर्तमान में बना है अमेरिका के बाद। इसी कारण इजराइल ने यूएन की 7 एजेंसी मतलब संबंध निकायों से तत्काल संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। अभी बताया ना कि ये इजराइल भी अभी घोषणा कर दिया अमेरिका के बाद कि यूएन की जो 7 एजेंसी उनसे भी हम अलग होंगे। और ये अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश साबित हुआ है अभी। और ये इस फैसला की घोषणा 14 जनवरी 2026 को इजरायली विदेश मंत्री, जिनका नाम है गिदोन सार, जिनका नाम क्या है, गिदोन सार। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इजरायली विदेश मंत्री का नाम क्या है? तो गिदोन सार है। क्या नाम है? गिदोन सार। अब देखिए, इससे पहले अमेरिका ने हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का घोषणा किया था। और उसके बाद दूसरा कौन कर दिया? इजराइल। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अमेरिका के बाद इजराइल है। अब यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पर्यावरण उपलब्धि के लिए वर्ष 2026 का टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट किसे प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन पूरा है कि पर्यावरण उपलब्धि के लिए वर्ष 2026 में जो टाइलर पुरस्कार है, तो ये क्वेश्चन पहले ऐसे ही पूछ देगा कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। 2026 में जो पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार है वो दिया किसे गया है? तो दिया किसे गया है? तो वो है टोबी कियर्स, अमेरिका के। उनका नाम क्या है? टोबी कियर्स। जो कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं, जिनका नाम क्या है? टोबी कियर्स। कौन सा पुरस्कार लिए हैं? तो टाइलर पुरस्कार। और टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण उपलब्धि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब यहाँ देखिए, यही है कि अमेरिकी जीव विज्ञानी टोबी कियर्स, तो 21 विज्ञान के ज्ञाता या जानने वाले हैं, तो जीव विज्ञान को हाल ही में पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार 2026 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनको सम्मानित किया गया तो आखिर इन्होंने कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो काम इन्होंने क्या किया है कि उन्हें यह सम्मान जो है भूमिगत कवक, जिसको हम लोग फंगल बोलते हैं या फंगाई बोलते हैं, कवक नेटवर्क के महत्वपूर्ण कार्यों को उजागर करने और यह समझाने के लिए मिला है कि ये नेटवर्क पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र एवं जलवायु को कैसे नियंत्रित रखते हैं। तो ये
उन्होंने यह पता लगाया है कि जो भी कवक है, कवक का जो नेटवर्क है फैला हुआ, ये पूरा पृथ्वी पर जो भी कवक का उपलब्धि है, उपस्थिति है, वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, इसे समझाने में उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने अपना सफलता प्राप्त किया है कि आखिर वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या है, क्यों जरूरी है, और इस पृथ्वी के लिए भी क्यों जरूरी है। इस पुरस्कार को अक्सर पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो टैलर पुरस्कार है, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो टैलर पुरस्कार को। किसे कहा जाता है? टैलर पुरस्कार को। क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो टैलर पुरस्कार को, जिसकी शुरुआत जो है 1973 में हुई थी, जॉन और एलिस टैलर ने की थी। और इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी, टैलर पुरस्कार, जिसे पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार कहते हैं, तो 1973 में। करने वाले कौन थे, तो जॉन और दूसरा एलिस टैलर। तो जॉन टैलर और एलिस टैलर ने मिल करके किया था। इसका प्रबंधन दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा किया जाता है। और ये जो अभी पुरस्कार देने का काम करता है वो दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, जो अमेरिका का एक विश्वविद्यालय, वही दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, कोई ऐसा भारतीय है जिन्हें टैलर पुरस्कार दिया गया हो, तो हाँ है, 2015 का टैलर प्राइज भारतीय इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल और अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जेन लुबचेंको को संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी नीति में योगदान के लिए संयुक्त रूप से दिया गया था। देखिए, संरक्षण और मतलब सुरक्षा के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में उन्हें क्या किया गया था, दिया गया था, जिनमें दो थे, एक अमेरिका के थे और एक भारतीय थे। तो भारतीय कौन थे, माधव गाडगिल, समझ में आया कि नहीं, जिन्हें इकोलॉजिस्ट, ये जो इकोलॉजिस्ट थे उन्हें दिया गया था। एक और थे जेन लुबचेंका, समझ में आया कि नहीं। माधव गाडगिल का निधन जो है 7 जनवरी 2026 को हुआ है और 83 वर्ष के उम्र में हुआ है। तो इसलिए यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न डाल दिया गया है, समझ में आया कि नहीं। ये जो जानकारी इसीलिए डाला गया है कि इनका जो है मृत्यु कब हुआ है, 7 जनवरी 2026 को, कितने वर्ष के उम्र में, तो 83 वर्ष के। क्वेश्चन पूछ सकता है कि माधव गाडगिल किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्हें जो है टैलर पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2015 में, समझ में आया कि नहीं। और इनको पद्मश्री पुरस्कार जो है 1981 में मिला था, 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 2026 में 7 जनवरी को इनका निधन हो गया 83 वर्ष के उम्र में। कोई दिक्कत, ये भी प्रश्न बना सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि अल्फ्रेड नोबल, मतलब नोबेल पुरस्कार के बारे में भी आप लोग जान जान लीजिए थोड़ा सा। अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। किनके, अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पे, समझ में आया कि नहीं। और यह पुरस्कार समारोह जो है कहाँ पे किया जाता है, समारोह ये है स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पे दिया जाता है। तो 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और शांति। साहित्य, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में, जो कि जिसमें से स्वीडन के स्टॉकहोम में 4 क्षेत्रों में मतलब नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। उसमें से साहित्य एक हो गया, दूसरा भौतिकी, तीसरा रसायन और चौथा अर्थशास्त्र। लेकिन एक शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और यहाँ पे जो भी है उनका दिया हुआ है लिस्ट, आप लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत, इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये वही है 2024 में जो यहाँ के विजेता सूची है। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछे हुए था, कहाँ चला गया,
ये क्वेश्चन पूछे हुए थे कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो है 2024 में किसने दिया गया था। तो याद रखिएगा कि हान कांग को दिया गया था, जो दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। और यह क्वेश्चन पूछे हुए थे एक और, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडा हिंडाक्यो निहोन हिंडाक्यो जो संगठन है एक जापान का, हिंडाक्यो, समझ में आया कि नहीं। निहोन हिंडाक्यो एक संगठन है जापान का, उसी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार और हांगकांग को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाँ, समझ में आया कि नहीं। ये प्रश्न अभी भी महत्वपूर्ण है। और ये तो अभी जो पीछे हम दिखाए हैं 2025 में, इसका जो है भी है विजेता है। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है इस बार किन्हें दिया गया है, तो यहाँ देख सकते हैं वेनेजुएला के हैं, जिनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो, उनका नाम क्या है, मारिया कोरिना मचाडो, जो वेनेजुएला के रहने वाले हैं। और वेनेजुएला के रहने वाले हैं तो उनको क्या दिया गया है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार। और यहाँ देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार यहाँ है हंगरी के लास्लो क्रा कराना होरकाई क्रान क्रांसना होरकाई, बाप रे नामो गजीब है। लास्लो करा क्रांसना होरकाई, लास्लो क्रांसना होरकाई को दिया गया है, जो कहाँ के रहने वाले हैं, हंगरी के रहने वाले हैं। तो ये साहित्य वाला और शांति वाला अवश्य याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बाकी जो है भौतिकी में जॉन क्लार्क को दिया गया है, रसायन में सुसुमु कितागावा को दिया गया है, और अर्थशास्त्र में जोएल मोकीर को दिया गया है, फिलिप अगियन को दिया गया है, पीटर हॉबिट को दिया गया है संयुक्त रूप से। और इसमें मैरी ई बुनको, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सकागुची, ये चिकित्सा या फिजियोलॉजी के विजेता हैं, इसमें दिया गया है। कोई दिक्कत, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखिए, नोबेल पुरस्कार के विजेता जो हमारे भारत में कौन कौन रह चुके हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले गीतांजलि के लिए जो दिया गया था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था फिजिक्स में। और यहाँ पे देखिए हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के लिए कब दिया गया था, 1979 में। और 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था फिजिक्स में, समझ में आया। और अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था, जो 1998 में। 2009 में वेंकटेशन रामकृष्णन को केमिस्ट्री में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था, ये प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं। और अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया था इकोनॉमिक्स के लिए, कोई दिक्कत। तो लास्ट जो है 2019 में इकोनॉमिक्स के जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है, तो ये है अभिजीत बनर्जी। और 2014 में शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी और शांति के लिए मदर टेरेसा, दो व्यक्ति हैं। समझ में आया कि नहीं, इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं कि एबल पुरस्कार, तो एबल पुरस्कार जो है मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को दिया गया है। ये कई एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और उन्हें यह सम्मान जो है बीजगणितीय विश्लेषण मतलब एल्जेब्रिक एनालिसिस के लिए और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उन्हें क्रांतिकारी योगदान के लिए क्या किया गया, प्रदान किया गया है, जो डी मॉड्यूल्स सिद्धांत और क्रिस्टल बेसिस की खोज के माध्यम से गणित में नई दिशा दी है। तो इतना बात आप लोग को ध्यान रखना है कि एबल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मसाकी काशिवारा को कहाँ के रहने वाले हैं, तो जापान के रहने वाले हैं। और मैथ में इन्हें योगदान के लिए दिया गया है। और ये याद रखिएगा कि एबल पुरस्कार को जो है गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष ही माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मैथ्स के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार का नाम क्या है, तो एबेल पुरस्कार। क्या नाम है, एबेल पुरस्कार। और यह पुरस्कार हर वर्ष नॉर्वे में बांटा जाता है। कहाँ बांटा जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है, एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा।
समझ में आया कि नहीं? एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ लेटर द्वारा यह क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है कहाँ, नॉर्वे में। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब भारतीय एक व्यक्ति थे जिन्हें एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका नाम है श्री निवास एस आर वर्धन, जिन्हें कब दिया गया था, 2007 में एबल पुरस्कार दिया गया था प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए और लार्ज डेरिवेशन थ्योरी के लिए, जिनका नाम हमारे भारत में, इन पे तो एक मूवी भी बना है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और जो एक विख्यात गणितज्ञ थे, समझ में आया कि ना। भारत के नाम जो है सांख्यिकी संस्थान से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और बाद में इन्होंने अमेरिका में जाकर के शोध कार्य किया, और भारत का नाम जो है उच्च स्तर पर लेकर के जाने वाले थे यह श्रीनिवास। समझ में आया कि नहीं? इन पे एक मूवी भी बना है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, इक्वेटर प्राइज अभी जो है दिया गया है, जिसे कहते हैं हम लोग इक्वेटर प्राइज। समझ में आया कि नहीं? इक्वेटर प्राइज को अक्सर जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो इक्वेटर प्राइज को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैव विविधता संरक्षण का जो है नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो इक्वेटर प्राइज को, जैव विविधता के लिए। जो अभी 2025 के लिए बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह भारत से यह पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र समूह बना है। और ये भारतीय जो है एक समूह है जिसका नाम है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, जो भारत से जीतने वाले, यह पुरस्कार जीतने वाले, इक्वेटर पुरस्कार जीतने वाले पहली संगठन है। समझ में आया कि ना। और यह पुरस्कार उन्हें सतत कृषि, जैव विविधता संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। एक बात तो ध्यान रखिएगा, बिना बढ़िया काम के लिए तो पुरस्कार मिलेगा नहीं। अब देखिए 2025 में कुल 10 विजेताओं का यह पुरस्कार, मतलब 10 विजेताओं को दिया गया। अन्य विजेता अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और तंजानिया से है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इस पुरस्कार में $10,000 पुरस्कार दिया जाता है, जो लगभग 8.5 लाख के क्या होता है, बराबर होता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये गैर लाभकारी संगठन है भारत की, जिसका नाम है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, जो लाभ के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। समझ में आ गया? इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। रेमन रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछे हुए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है भारत के एक एजुकेट गर्ल्स एक संस्था, उसे दिया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इतना भी याद रखिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा। और यह पुरस्कार समारोह जो है 7 नवंबर 2025 को मनीला फिलीपींस में हुआ था। तो कहाँ दिया गया, मनीला फिलीपींस में 7 नवंबर 2025 को। और यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। भारत की संस्था, ये जो इसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय गैर लाभकारी संस्था बनी है। और यह पहली संस्था है एजुकेट गर्ल्स, जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जीतने वाली पहली गैर लाभकारी संस्था बनी है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, प्रित्जकर, तो ये देखिए, ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया जाने वाला सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मतलब वास्तुकला का ये नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 2018 में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय दिवंगत बालकृष्ण दोषी थे, जिनका नाम क्या था, बालकृष्ण दोषी। और ये 2018 में जीते थे। अभी जो है पिछले साल 2023 में अमेरिका के डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। तो अभी पिछले बार 2023 में किसे दिया गया है, डेविड चिपरफील्ड, अमेरिका का एक वास्तुकार है। इतना बात आप लोग को याद रहेगा तो ध्यान ठीक है। और ये जो है सबसे अधिक बार जीतने वाला कौन है, जापान।
और ये जो है कहाँ गया, रिकेन यामामोटो जो एक जापानी वास्तुकार हैं, उन्हें 2024 के लिए क्या है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। और रिकेन यामामोटो को 2024 के लिए क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। तो 2024 के लिए रिकेन यामामोटो को नियुक्त किया गया है। और यह प्रश्न पूछ सकता है। और ये वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत 2000 कब की, 1979 में की गई है। यहाँ पे एक ग्रीन नोबेल के बारे में दिए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं भाई। ग्रीन नोबेल मतलब गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, तो ग्रीन नोबेल कहा जाता है इसको, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। इस पुरस्कार को क्या कहते हैं, ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। और ये देखो, यह पुरस्कार एनवायरमेंटल, गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें जिनको जिनको दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा याद रखिएगा एशिया वाला पटमुंख लौनदास लौनसनदास, पटमुंख लौसनदास एशिया के लिए दिया गया है, जो मंगोलिया के रहने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं। एशिया के लिए जिन्हें दिया गया है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नहीं तो ये क्वेश्चन कई गो प्रश्न यह प्रश्न जो है कई गो इस एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। और यहाँ पे एक दिखाई दे रहे होंगे जिनका नाम है आलोक शुक्ला, जो भारत में एशिया के क्षेत्र में उन्हें गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित 2024 में किया गया था, लेकिन 2025 में लौसन दास को किया गया है। समझ में आया कि नहीं। लौसन दास कहाँ के रहने वाले हैं, तो मंगोलिया के रहने वाले हैं। अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन है कि आईआईटी कानपुर में एक्सटेरा रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला पैरों वाला, मतलब पैर वाला मोबाइल मैनिपुलेटर का नाम क्या है। पहला बार जो है पैर वाला मोबाइल मैनिपुलेटर बनाया गया, जिसका नाम क्या है, स्कॉर्प। क्या नाम है, स्कॉर्प। क्या नाम है, स्कॉर्प। यह कहाँ बनाया गया है, पहले याद रखिएगा कि स्कॉर्प क्या है। तो ये मोबाइल, पैर वाला मोबाइल मैनिपुलेटर है। ये क्वेश्चन एक पूछ सकता है ऐसे। दूसरा, स्कॉर्प जो है पहला, भारत का पहला पैर वाला मोबाइल मैनिपुलेटर किसके द्वारा बनाया गया, आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा। और किसके तहत विकसित किया गया यह, तो एक्सटेरा रोबोटिक्स के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं ना। इतना बात ध्यान में आप लोग रखिएगा। ये करंट अफेयर कोई आसान बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि आपको आदत हो जाएगा पढ़ने का ना, तो आसान लगने लगेगा। आईआईटी कानपुर में लॉन्च किए गए भारत के पहले पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर का नाम जो है स्कॉर्प है। और इसे आईआईटी कानपुर डीप टेक स्टार्टअप मतलब एक्सटेरा रोबोटिक्स ने विकसित किया है। और यह 4 पैरों पर चलने वाला रोबोट है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा कितना पैर है, 1 2 3 और 4, 4 पैरों पर चलने वाला एक क्या है, रोबोट है। और जिसके ऊपर एक रोबोटिक भुजा लगे हुए, मतलब ये आगे देख, ऊपर देखिएगा तो ये रोबोटिक भुजा लगा हुआ है कि नहीं। और जिससे यह चल फिर कर भौतिकी कार्य कर सकता है। और यह चल फिर करके भौतिकी कार्य कर सकता है। भारत का यह जो है पहला स्वदेशी लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, मतलब गोर से चलने वाला है। और इसको जानते हैं, अब कहीं मंगल ग्रह पे, मार्स पे इसको भेज करके या मून पे भेज करके वहाँ के जो है हम लोग निरीक्षण कर सकते हैं। ये थोड़ा आसान हो जाएगा करना। देखिए यहाँ जो औद्योगिक निरीक्षण, आपदा राहत, रक्षा जैसे क्षेत्रों में उपयोगी होगा। और रक्षा जहाँ पे लोगों का जाना संभव नहीं है या लोगों के लिए जाना हानिकारक है, तो वहाँ पे भेज करके इसको तो बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं ना। रक्षा सुरक्षा के लिए भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि जहाँ इंसान के लिए जाना मुश्किल या खतरनाक हो सकता है, तो वहाँ पे भेज सकते हैं, जैसे चंद्रमा, मंगल, इन सब के अन्वेषण के लिए, मतलब जांच करने के लिए। आज ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा।
जिसके लिए राज्य सरकार ने हाल ही में सर्वम एआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एमओयू के हस्ताक्षर का मतलब है उसके साथ मिल करके कार्य करेगा, तो सर्वम एआई के साथ मिल करके कार्य करेगा। यह किस राज्य में स्थापित किया गया? सोवरेन एआई पार्क। तो ये है चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। कोई दिक्कत? तो सर्वम एआई के साथ मिल करके एक सोवरेन एआई पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में MPAGTGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका जो है सफल परीक्षण अभी किया गया है केके रेंज अहिल्यानगर महाराष्ट्र में। इसका नाम क्या है? MP एट GM। MP एट GM। तो याद रखिएगा MP एट GM। MP एट GM समझ में आया कि नहीं? NTF-GM। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया? केके रेंज अहिल्यानगर महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत? अब देखिए यही है, यहाँ पे ये जो मिसाइल दिखाई दे रहा है आपको, यही है। इसके बारे में एक दो और क्वेश्चन मिसाइल के बारे में यह पूछता है, ये तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। किस कौन पीढ़ी का है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तीसरी पीढ़ी के। और का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक रेंज है जिसका नाम क्या है? केके रेंज। और इसके पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। और किसके द्वारा विकसित है? तो DRDO के द्वारा। यह चलते हुए लक्ष्य को पलक झपकते भेदने में सक्षम है तथा यहाँ मिसाइल आधुनिक युद्धों टैंकों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम है। जो चलते हुए मिसाइल है, जो उधर से मान लो कि अटैक कर रहा है उधर से, तो वो चलता हुआ मिसाइल है, तो उसको नष्ट करने में क्या है? यह सक्षम है। कोई दिक्कत? अब DRDO के बारे में दिए हुए, तो DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में। और उसके मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अभी डॉक्टर समीर वी कामत, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर समीर वी कामत DRDO के अभी वर्तमान में क्या है? चेयरमैन है या अध्यक्ष है, जिनको हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। कोई दिक्कत? इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और मिसाइल अभी हाल ही में मतलब लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अरिघाट। INS अरिघाट। INS अरिघाट एक है लॉन्चर जिससे K4 बैलिस्टिक मिसाइल को क्या किया गया? सफल परीक्षण किया गया। ये समुद्री परमाणु क्षमता और सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन पूछेगा DRDO द्वारा 23 दिसंबर 2025 को ही किया गया है ये तत्काल में। और कहाँ से? विशाखापट्टनम तट से किया गया। ये मिसाइल का नाम है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। और किस से किया गया है? उसका लॉन्चर का नाम क्या है? था INS अरिघाट। क्या नाम है? INS अरिघाट। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको SLBM भी कहते हैं। यानी पनडुब्बी से फायर की जाने वाली क्या है? लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और यह पनडुब्बी से फायर की जाने वाली। इसके साथ ही भारत भी उन देशों में शामिल हो गया जिसके पास समुद्र में पानी के अंदर जमीन और आसमान से फायर की जाने वाली परमाणु संपन्न मिसाइल्स है। और वैसे देशों में भारत का भी अपना स्थान हासिल हो गया जो है ऊपर से ही पानी के अंदर कोई भी परमाणु मिसाइल मारने का जो है अपना औजार उपलब्ध हो। समझ में आया कि नहीं? तो ये बनाया अभी जिसका नाम है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। और इसका परीक्षण बंगाल के खाड़ी में किया गया, विशाखापट्टनम तट से किया गया और INS अरिघाट लॉन्चर से किया गया। 23 दिसंबर 2025 को किया गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व राजनेता के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये लोक नेते या लोक नेता
यहाँ कह सकते हैं लोक नेता डीबी पाटिल के, जिनका नाम क्या है, डीबी पाटिल। तो ये लोक नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने का घोषणा किया गया है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का। अब यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन 9 नंबर कि मकर बिल बिलक्कू मकर बिलक्कू महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य के किस मंदिर, देखिए किस राज्य के किस मंदिर से संबंधित जो भगवान अयप्पा को समर्पित है। तो ये जो है केरल राज्य से संबंधित है, जिसका नाम क्या है, मकर बिलक्कू। और ये सबरीमाला मंदिर से संबंधित है, और उस सबरीमाला मंदिर किस भगवान के लिए है, तो अयप्पा के लिए है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये न्यूज में है ना, तो यही पूछेगा, क्योंकि ये न्यूज में है। तो इस क्वेश्चन पूछेगा कि मकर बिलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता था, केरल में। सिंपल सी बात है। अब सोचिएगा कि कहाँ से ये जीएस का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पूछ तो रहा है करंट अफेयर से, जो हमेशा मनाया जाता तत्काल में। मुख्य रूप से भारत के केरल राज्य में सबरीमाला पहाड़ी मंदिर में मनाया जाता है। और यह महोत्सव यह त्योहार जो है प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति को, मतलब 14 जनवरी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। और यह त्योहार जो है मकर बिलक्कू कब किया जाता है, 14 जनवरी, मतलब मकर संक्रांति के दिन। इतना याद रहे, जहाँ लाखों भक्त दिव्य मतलब मकर ज्योति के मतलब दर्शन करते हैं। और वहाँ पे लाखों भक्त जो है मकर ज्योति का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। वहाँ पे ज्योति जलाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। और भगवान अयप्पा को समर्पित एक वर्षीय उत्सव और सबरीमाला तीर्थ यात्रा के समापन के क्या है, प्रतीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, केरल में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओणम मनाया जाता है, जो फसल और सांस्कृतिक उत्सव है। ओणम कहाँ का त्योहार है, तो केरल का। और किस लिए मनाया जाता है, फसल उसल का कटाई उटाई होता है, उसी के बाद ओणम मनाया जाता है। हम लोग होली मनाते हैं बिहार में। विशु मलयालम नववर्ष, विशु कहाँ का त्योहार है, तो केरल का। और ये केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है। मलयालम में नव वर्ष जिस दिन मनाते हैं उसी त्योहार को विशु कहा जाता है। त्रिशूर पूरम, ये हाथी जुलूस है और आतिशबाजी, और हाथियों को लड़ाया भी जाता है उस दिन। थेयम, थेयम जो पारंपरिक अनुष्ठानिक प्रदर्शन है, थेयम जो केरल का ही है। देखिए मकर बिलक्कू जो सबरीमाला में भगवान अयप्पा से जुड़े धार्मिक उत्सव है। ये भी याद रखिएगा, विशु ओणम, और ये तो अभी न्यूज में याद ही रखिएगा। त्रिशूर पूरम भी याद रखिएगा, वही का त्योहार केरल का। अभी देखिए ये क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 नंबर के, कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, मतलब 44वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो अभी जो किया गया है न्यायमूर्ति सुजोय पॉल को। किन्हें किया गया है, न्यायमूर्ति सुजोय पॉल को किया गया है, जो कोलकाता उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के 44वें न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, सुजोय पॉल। कोई दिक्कत? यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ देखिए ध्यान से कि कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में न्यायमूर्ति सुजोय पॉल को नियुक्त किया गया, जो कौवें नंबर के वहाँ के न्यायाधीश हैं, 44वें। इनका कार्यकाल जून 2026 में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और ये 44वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है भारत का। अच्छा देखिए, इतिहास के कुछ पॉइंट है जो देख सकते हैं कि भारत का पहला और सबसे पुराना उच्च न्यायालय, जिसका नाम क्या था, कलकत्ता उच्च न्यायालय, अब इसी का नाम बदल करके वर्तमान में कोलकाता उच्च न्यायालय रखा गया है, जिसका स्थापना 1861 के न्यायालय अधिनियम 1861 के अनुसार 1 जुलाई 1862 को किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि देश में या भारत में पहला उच्च न्यायालय कौन सा स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता, कोलकाता नहीं, कलकत्ता। कब? 1 जुलाई 1862 को। किस अधिनियम द्वारा? तो न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा। और उसी समय 3 राज्यों में किया जाना था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में, लेकिन सबसे पहले यही हुआ था। इस अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत, न्यायालय अधिनियम 1861, बम्बई मद्रास उच्च न्यायालय भी बने, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था, तो हम कई बार बताए हैं कि इसका स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को किया गया था।
और अभी वर्तमान में जो है संगम कुमार साहू जो है इस उच्च न्यायालय के 47वें क्या है न्यायाधीश है, और पहला न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मेनार्ड देश चैमियर थे। समझ में आया, पहला न्यायाधीश। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ वही दिया हुआ है, अ, यहाँ पे नहीं दिए हुए है कि संगम कुमार साहू को पटना उच्च न्यायालय का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जो पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी का स्थान लिया है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एडवर्ड मेनार्ड डैश चैम्प्स चैमियर थे। और जबकि पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे, जिनका नाम था पंडित लक्ष्मीकांत झा। अच्छा देखिए, 44वें में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कृष्ण विनोद चंद्रन। 45वें विपुल मनु भाई पंचोली, और 46वें पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी, और 47वें कौन है? संगम कुमार साहू। कोई दिक्कत? इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा, ये तो हम बताए थे कि जो है 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड जो है शुभम अवस्थी को दिया गया है। शुभम अवस्थी को सम्मानित किया गया है, जो प्रोफेशनल काबिलियत और मानवीय योगदान के लिए दिया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सूर्यकांत। और मुख्य न्यायाधीश के मतलब ये कहाँ का? तो सर्वोच्च न्यायालय के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के मतलब सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये कौन है? सूर्यकांत। और ये इन्होंने B.R. गवई का जगह लिया है, जो कौन कौन मुख्य न्यायाधीश थे? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश था। 51वें सॉरी जस्टिस संजीव खन्ना थे। तो संजीव खन्ना, उसके बाद B.R. गवई, उसके बाद सूर्यकांत। संजीव खन्ना, B.R. गवई, सूर्यकांत। संजीव खन्ना, B.R. गवई, सूर्यकांत। संजीव खन्ना, B.R. गवई, सूर्यकांत। 51वें, 52वें और 53वें। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, याद भी रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए हुए है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित का सही मिलान करें कि विश्व धर्म दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी के प्रत्येक तीसरा संडे को मनाया जाता है, जो अभी इस बार तीसरा संडे 18 को आया है। तो 18 18 दो गो में है, तो दोनों में नहीं पकड़ा है। भारतीय लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। तो 16 जनवरी इसमें भी है। और अगला देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया पहल की वर्षगांठ 2026 में मनाई गई। तो वर्षगांठ मनाया गया, तो देखिए इसका स्थापना जो है 10वां वर्षगांठ मनाया गया, स्थापना 2016 में किया गया था। समझ में आया कि ना? तो इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब कि विश्व धर्म दिवस कब मनाया गया है? 18 जनवरी को। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। इसका कौवा वर्षगांठ मनाया गया है? तो 10वां। समझ में आया कि नहीं? 10वां वर्षगांठ मनाया गया है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारतीय लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। विश्व धर्म दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 18 जनवरी को। और ये जनवरी के प्रत्येक तीसरे संडे को मनाया जाता है, इतना बात याद रखना। जनवरी के तीसरे संडे के दिन मनाया जाता है, चाहे जय तारीख को पड़ जाए, जितने तारीख को पड़े। कोई दिक्कत? अब यहाँ वही जो है दिए हुए हैं, जो भी हम बताएं अभी। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? शुरू किया गया था 2016 में। तो ये भी बात ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन बैंक बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026, मतलब बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 में किस बैंक ने बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड जीता है? कौन सा बैंक ये अडॉप्शन अवार्ड जीता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आप लोग जो है इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में, नहीं इसको बताना है।
तो ये जीता है कौन? कर्नाटक बैंक। कौन जीता है? कर्नाटक बैंक। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 किस बैंक को दिया गया है? तो कर्नाटक बैंक को दिया गया है। और ये लास्ट प्रश्न जो है आप लोगों के लिए है कि नितिन नवीन, जिन्हें हाल ही में जनवरी 2026 में भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, इस राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह पद संभालने को दिया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। बाकी आप लोग सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना राय विचार डालें कि आखिर आप लोगों को कंटेंट कैसा लगता है और यह सेशन कैसा लगता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर सके कीजिए। जय हिंद, जय भारत।